मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने अरकान असेंबली और इत्तेहादियों के इशाइये से खिताब में कहा था कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सिवा कोई चॉइस नहीं है। और आज वो कह रहे हैं कि कोई मजबूत नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर तो तनकीद की, मगर साथ ही खसारे में चलने वाले मुल्की इदारों में इस्लाहात की भी बात की और वाज़ेह किया कि इस्लाहात अब नागुज़ीर हो चुकी हैं, या तो इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्हें पता है कि हमें दुबई से चीज़ें मिल रही हैं, अपोजिशन को पता है कि हमें दुबई से चीज़ें मिल रही हैं, हमें जो इन्होंने 30,000 अरब रुपए के कर्जे लिए उसकी तफसीलात मिल रही हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत चली जाए और उनकी चोरी पकड़ी जाए। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग के लिबरल होने के दावों पर भी तनकीद की और ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने वाशिंगटन में एशिया सोसाइटी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ दीनी जमातों के साथ है, नून लीग लिबरल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग कभी जिहादी बनकर उनसे पैसे ले लेती है, इंग्लैंड और अमेरिका जाकर लिबरल बन जाती है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मैं जो बात यहाँ करता हूँ वही मगरबी ममालिक में करता हूँ। मैंने वहाँ पर भी मदीना की रियासत की बात की थी। इससे पहले की तकरीर में भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कश्मीर का मुकदमा हर जगह जाकर उठाया, मैंने नरेंद्र मोदी को मगरबी दुनिया में जाकर और उनके मीडिया के सामने जाकर एक्सपोज किया। वज़ीर आज़म की आज ज़बान सख्त थी, रवैया सख्त नज़र आया, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया और शदीद उनके हवाले से तनकीद करते नजर आए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपसे तफसील से बात करनी है वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मगरिब में आप लोग जाकर कुछ और बन जाते हैं, मजहबी जमातों के सामने कुछ और बन जाते हैं, आप लिबरल नहीं लिबरली करप्ट हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं एक वाहिद हूँ जो रियासत मदीना की यहाँ भी बात करता हूँ, मगरिब में भी जाके करता हूँ, आप लोग जहाँ जाते हैं वैसे बन जाते हैं। देखिए, रियासत मदीना की तो हर मुसलमान को बात करनी चाहिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं किसी के ईमान के ऊपर शक नहीं कर सकता, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई हो, मुझे राइट ही नहीं है, मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने अमेरिकन सॉइल के ऊपर आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने इंटरव्यूज में, अपनी स्पीचेस में, वहाँ पे थिंक टैंक्स में उनके साथ मुईद हैं, मैं सिक्योरिटी एडवाइजर उनके, उनसे पूछ लें, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। इट कंटिन्यूड आई थिंक फॉर मोर देन एन आवर, रादर 1.5 आवर। उसमें मैंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्या कहा था अमेरिका के बारे में, क्या कहा था अपनी जो हमारी सोच है उसके बारे में। मेरा ख्याल है कि ये जुर्रत भी नहीं कर सकते उस किस्म की गुफ्तगू अमेरिका जाके करता। ये वहाँ जाके लिबरल बन जाते हैं, जिस किस्म की ऑडियंस हो उस किस्म की ये बात करते हैं। लेकिन उसामा को जो कहा, उसामा बिन लादेन के मतलब जो कुछ कहा उन्होंने, और उसके बाद जो है ये आज की बात नहीं है, ये तालिबान की हमायत जो है आज से 15-20 साल पहले भी करते रहे। उनके मतलब जो है वो मेरा ख्याल है कि वे बैक आज से 12-13 साल पहले गार्डियन ने भी कवर किया हुआ है और बहुत से लोगों ने कवर किया हुआ है। अब ये लिबरल बन गए हैं। हिंदुस्तान को जिस तरह इन्होंने अपीज किया है, मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने गिट्टे रगड़े हैं अपने,
हिंदुस्तान को खुश करने के लिए वहाँ से फिर नहीं जो है घास पड़ा, तो ये उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली ही हैड नो चॉइस बट टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। अदरवाइज इन्होंने पहला 1 साल जो है जिस तरह मिस्ड कॉलें मारी हैं उसको सुरेंद्र मोदी को, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, आप लोग बेहतर जानते हैं मीडिया वाले। सर मगर ज़रा उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स -1 पर भी बहुत ज़्यादा बात की है, मैं उस पर भी आना चाह रहा हूँ, मगर आपने जो ये बातें की हैं अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने जाके तकरीर बहरहाल की, साबिक़ के वज़ीर आज़म ने भी की, इन्होंने भी की, साथ में वज़ीर आज़म इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ मगरबी मीडिया लिख रहा है मैंने उन्हें बताया कि ये इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो हिटलर के हवाले से है। नहीं, वो क्रेडिट जिस मर्जी बात का ले लें, क्रेडिट तो वो तो ये भी कहते हैं महंगाई कोई नहीं है यहाँ पे, और क्रेडिट ये भी लेते हैं कि हमने जो है पता नहीं यहाँ दूध और शहद की नहरें जो है पाकिस्तान में बहा दी हैं पिछले 2 साल में। क्रेडिट वो बिलियन सुनामी ट्रीज का भी लेते हैं, क्रेडिट वो जो है 1 करोड़ मकानों का भी लेते हैं, 50 लाख मकानों का और 1 करोड़ नौकरियों का, पता नहीं किस किस चीज का क्रेडिट है। नॉन एग्जिस्टेंट जो है, जिन लोग जो हकीकत से जिनका दूर का वास्ता नहीं है, उन चीजों का क्रेडिट लेते हैं। देखिए मैं कमिंग बैक टू कश्मीर का जो पिछले 1 साल में जो हशर किया है हमने जिस तरह उनको अबैंडन किया है, खुसूसन 370 के बाद जो है, मेरा ख्याल है कश्मीर की पिछले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी अफवाज की जो कुर्बानियां हैं, हमारे कश्मीरी शहरियों की कुर्बानियां हैं, हमने 3 जंगें लड़ी हुई हैं उसके, लेकिन इस शख्स ने तो एब्जेक्ट सरेंडर किया उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। क्या हुआ है, जुमे के दिन जो आधे घंटा खड़ा हो करेंगे, ये हुआ करेगा वो हुआ करेगा। इन्होंने जाके 184 वोट दिलवाए हैं उसको गैर मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की, 184 192 में से 184 वोट इन्होंने दिलवाए हैं। इट इज अ रिकॉर्ड कि हमारा कोई मुल्क जो है हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हमने खुद वोट दिए। सब मगर इसमें ख्वाजा साहब, इसमें हुकूमत कर क्या सकती थी? नॉन परमानेंट मेंबरशिप भारत ने बनना था, वो बन गया, हुकूमत इसको कैसे रोक सकती थी? अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या कर लेती? मैं बिलीव कर देता हूँ, लेकिन जो जुबान जिस तरह इस्तेमाल करती है, क्या क़यामत आ गई है अगर वो बन गए, बात चीजें जो है ना उनमें जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो ज्यादा मटेरियल होता है, वो ज्यादा सब्सटेंटिव होता है। दे डिड नॉट इवन डेमोन्स्ट्रेट कि भाई ये चीज जो है ये गलत चीज है, ये बंदे बन रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है को करते, क्योंकि लेना देना था, एक बार्गेन था, ये जो इन्होंने किया। आप फॉर गॉड से कश्मीरियों की मॉरल मदद तो करें, डिप्लोमेटिक मदद तो करें। वहां पे जो मुसलमान लिंच हो रहे हैं, अल्लाह, मदीने की रियासत जो है उसकी ये बुनियाद थी कि जहां जहां ईमान वाले बैठे हुए हैं, मदीने की रियासत के जो शहरी हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ये मदीने की रियासत की ये बेसिक जो फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल है उसको पूरा कर रहे हैं? ये मदीने की रियासत की कमिटमेंट थी कि जहां जहां मुसलमान शहरी बैठे हुए हैं, चाहे वो मक्का में बैठे हैं या ताइफ में बैठे हुए हैं या तबूक में बैठे हुए हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हम तो आवाज नहीं उठा रहे कश्मीरी मुसलमानों के लिए या हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। मतलब अगर मदीने की रियासत में ज़ाहिर बुनियाद मेरिट थी, जो आगे जाकर उन्होंने बात की, मदीने की रियासत में ये नहीं होता था कि माफिया हो, मदीने की रियासत में ये नहीं होता था कि सियासी जमातें सरपरस्तियाँ करें, नवाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिलें हों या फिर सुलेमान शहबाज की शुगर मिलें हों, पंजाब हुकूमत सब्सिडी देती हो, आसिफ जरदारी साहब की और दोस्तों की शुगर मिले हों, सिंध हुकूमत सब्सिडी देती हो, वफाक से सब्सिडी लेते हो। मदीने की रियासत में ये नहीं होता था। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरी मदीने की रियासत की मिसाल जब मैं देता हूं तो उसी मेरिट की देता हूं कि इन माफियाओं से मैंने मुकाबला करना है। देखें, मैं सबसे बड़ा माफिया जो है उनकी अपनी रिपोर्ट में माफिया का हेड जो है डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है, जिसको उन्होंने भगा दिया। क्यों नहीं डाला उसको ECL के ऊपर? क्यों उसको जाने दिया है? बिकॉज वो इनके राज जानता है, वो इनके कपड़े उतार देगा, उनको उसको कन्फ्रंट करके देखें, ये इनकी असलियत सामने ले आएगा। वो ये क्या एक्शन हुआ है उस रिपोर्ट के ऊपर? किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है? ले एक्शन। जहां जहां जिसने सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया या जो भी किया है चीनी का, जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में अमल दरामद किया हुआ है। रिपोर्ट का शाया होना कानून के तहत लाजम था। ये हमने 217 में कानून बनाया था
कि तमाम जुडिशल कमीशन जो है या तमाम कमीशन जो है उनकी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। दे हैड नो चॉइस बट टू पब्लिश द रिपोर्ट। तो क्या किया इन्होंने? कहाँ है, कहाँ मालम जब्बा का कहाँ है वो माफिया जो है, या फॉरेन फंडिंग का जो चोरी है उसके कहाँ माफिया? इन्होंने स्टे लिया हुआ है 5 साल से, इन्होंने बीआरटी के ऊपर से स्टे लिया हुआ है, 100 बिलियन से ज्यादा बीआरटी है। ये माफिया नहीं है, ये बीआरटी वाले माफिया है, मालम जब्बा वाला माफिया है, फॉरेन फंडिंग वाला माफिया है। ये तो डकैतियां हैं और डकैतियों के खिलाफ स्टे लिए हुए शाहजेब इन्होंने। कभी पाकिस्तान की तारीख में डकैतियों के खिलाफ भी स्टे हुए हैं, इन्होंने लिए हुए स्टे। करें ना, हम पेश हो रहे हैं ना, हमने अदालतों में पेश हुए, जेआईटी के सामने पेश हुए, कमीशंस के सामने पेश हुए, हर किस्म के। मैं खुद पेश हुआ, मेरा कायद जो है नवाज शरीफ पेश हुआ, शहबाज शरीफ पेश हुआ, हमजा आज भी कैद है, मरियम ने कैद बुक किया। मुझे ये बताएं कि इनकी सफों में एक वो दवाइयों वाला जो है, जो इनका बेनामी है, वो दवाइयों वाला, उसके खिलाफ किसी ने इंक्वायरी की है? स्वाय उसके मिनिस्ट्री उससे ली है। मिनिस्ट्री के अंदर इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए हैं चीनी चोर जो हैं। कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, कौन सा मेरिट है? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अवाम को धोखा नहीं दे रहे। अवाम सब जानते हैं, जिसने इज्तिमाई जो शऊर है उसकी इंसल्ट की, वो हमेशा रुल जाता है। यही हो रहा है इनके साथ। मगर ख्वाजा साहब, जो आप इनकी करप्शन और इनके मामलात पर जो सवाल उठ रहा है, उस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर नहीं सवाल उठा रहा, मगर जो आपके बारे में वजीर आजम सवाल उठा रहे हैं, मैं वो सवाल उठा रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब इतने ज़्यादा सबूत आ गए हैं कि जनरल मुशर्रफ ने इन्हें जो एनआरओ दिया था, ये मुझसे भी वही एनआरओ चाहते हैं। अगर मैं 7-8 लोगों को एनआरओ दे दूं तो मेरी हुकूमत मज़े से टाइम पूरा कर लेगी। इन्हें इस वक्त एनआरओ चाहिए क्योंकि मेरे पास सबूत इतने सारे आ गए। हमने ना किसी से एनआरओ मांगा है, ना जनरल मुशर्रफ से एनआरओ मांगा था। आप बता दें पीएमएलएन के मुताल्लिक किसने एनआरओ मांगा था? हमें तो अदालत वापस लेके आई थी। मैं पिटिशनर था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसने मियां साहब को वापस आने की इजाजत दी थी। हमें तो इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इजाजत। जी फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम जो हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो मेरे वकील थे। अदालत इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने इजाजत दी थी। हमने किसी दौर में एनआरओ ने लिया, हमने ना मुशर्रफ के दौर में लिया है, किसी नहीं। मियां नवाज शरीफ जेल भुगती है, मियां नवाज शरीफ की बेटी ने मरियम ने जेल भुगती है। आज भी जो है हमजा जो है कैद भुगत रहा है। इनका एक भतीजा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अब्बास शरीफ, उसने जेल भुगती है। मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं नैब में जा रहा हूँ। मैं तो किसी न्यूज में आके चैनल पे आके उसके मुतालिक बात भी नहीं करता। मेरे मुताबिक ये बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो है बहाल किया, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है खत्म की। मेरा जो स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया। मैं अदालत उज़्मा को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन हमने इनसे क्या मांगा है? इनके पास है क्या जो ये देंगे? शाहजेब, कल इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। मैं आई डोंट वांट टू, अभी नहीं, वक्त आने में बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने 160 या 161 वोट इकट्ठे किए। मुझे पता है, निटी ग्रिटी पता है, निटी ग्रिटी पता है कि किस तरह वोट इकट्ठे किए हैं इन्होंने। ख्वाजा साहब अभी बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में ये भी बता दें कि जो माजी की बातें वो अपनी जगह पर हैं। वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में कहा कि जो दुबई के मामलात हैं, दुबई की तनख्वाह के मामलात हैं, आपके मियां नवाज शरीफ के, उसके नए सबूत आ गए हैं और आप लोगों को पता है कि इनके पास आ गए हैं, इसलिए आप -1 करना चाहते हैं। मगर साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं -1 हो भी गया तो मेरी पार्टी में कोई और भी छोड़ेगा नहीं आप लोगों को, आपके कर्जों सबके सबूत आ गए। इनकी किसी बात पे यकीन ना करना है। इनको खुद समझ नहीं है इन बातों की। इनको जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं बता देते हैं, वो कह देते हैं। अगर इनके डिटेल पूछे इनसे तो इनको खुद डिटेल एक्सप्लेन करना नहीं आएगी। शाहजेब, इनको नहीं आएगा। पूछे इनसे जो नए सबूत लाए। ये सबूत तो पता नहीं पिछले 2 साल से नहीं, पिछले 7-8 साल से ये कह रहे हैं। 2 साल हो गए इनको हुकूमत में। बताएं ना सबूत। जो फॉरेन फंडिंग है, जो इन्होंने पैसा खाया हुआ है लोगों से डोनेशनें लेके, वो पड़ा हुआ है। क्यों नहीं फेस करते उसको? क्यों नहीं फेस करते बीआरटी को? वो मकबरा बना हुआ है तब्दीली का वहां पे पेशावर में। क्यों नहीं फेस करते? हमें क्रिटिसाइज करें। हम हर अदालत में हर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, एब्सोल्युटली, और तैयार और फेस कर रहे हैं।
एक सेकंड के लिए जो है हमने हेजिटेट नहीं किया, हर अदालत में गए हैं, एहतराम किया अदालतों का। वज़ीर आज़म की हैसियत से मियां नवाज शरीफ जो है वो JID के सामने पेश होता रहा है। ये तो असेंबली में नहीं आ सकता वज़ीर आज़म की हैसियत से, इसमें इतनी जरूरत नहीं है। मगर ख्वाजा साहब असेंबली में तो आए वो, मगर 30,000 अरब रुपए का जो कर्ज आपने लिया, उन्होंने डेट कमीशन बनाया था, उसकी डेडलाइन जरूर गुजर गई है, तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी, मगर आज उन्होंने कहा है कि उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ गई हैं, उसके सबूत भी आ गए हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं। मैं आपको डेट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश कर दें, पब्लिश जो है, इनको समझ नहीं है। ही लैक्स द बेसिक जो मेंटल उसकी के लिए एबिलिटी का होना का जरूरी है, वो लैक करते हैं, नहीं इनको समझ नहीं है। इनको लोग बताते हैं जी हमने ये पकड़ लिया, हमने वो पकड़ लिया है, और ही बिलीव्स दैट ही इज बीन टेकन फॉर अ राइड। समझे, किसी सिंसियर अपने मुखलिस आदमी को बुला के पूछें कि यार ये मुझे बताया जाता है, और ये लोग जो इनको बता रहे हैं, मैं आपको इस रिकॉर्ड कर लें, ये जितने लोग इनको बता रहे हैं जो इनके साथ कि जी हमने ये पकड़ लिया, हमने वो पकड़ लिया है, जिस दिन इनके पास इख्तिदार, ये इनका टेलीफोन नहीं उठाएंगे, ये लोग इमरान खान का टेलीफोन नहीं अटेंड करेंगे। उन ये लोग जो पीपल हु आर अराउंड हिम and who are not representative people, they don't have legitimate credentials as public representative, they are his appointees because they massage his ego. वो लोग जो हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, इसका टेलीफोन भी नहीं अटेंड नहीं करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर ने रहा तो। फॉर गॉड सेक, पहचाने लोगों को, जो लोग इलेक्टेड हैं उनको आगे लेके आए। अब ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं कि डेट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दें, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि उसको पब्लिक करें, जब आज उनकी तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया, और आप कह रहे हैं आप उसका सामना करने को तैयार हैं। साथ में जो -1 का आप लोगों का क्या इरादा है, आप लोग कोई एक्टिविटी इस हवाले से कर रहे हैं? पहले खबर चली थी, वज़ीर आज़म ने कहा था मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, आज वो पार्लियामेंट में आए हैं, गुस्से में भी थे, साथ में ये कहा, कंसीड भी किया कि नहीं जी कोई कुर्सी परमानेंट नहीं होती है, खुदा की ज़ात के अलावा कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। फिर साथ में उन्होंने कहा कि मगर मुझे माइनस कर भी दिया तो मेरी पार्टी से भी कोई नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोग कुछ इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो रहे, वज़ीर आज़म माइनस हो जाए, इस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं आप लोग? शाहजेब, बात असल में ये है कि इनकी पार्टी में वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं उनकी पार्टी के लोग। आखिर ये तो असेंबली में नहीं आते, हम तो असेंबली में बैठे होते हैं। हमारा इनके पार्टी के साथ जो हमारे कोलीग्स हैं इनकी पार्टी में, पार्लियामेंट्री जो हमारे कोलीग्स हैं, वो ये एडमिट करते हैं जिस तरह लोगों को बुलाया गया है मिन्नतें करके उस डिनर के ऊपर। अब कल हमने एक रेजोल्यूशन पेश किया है पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर, इनके तमाम इत्तेहादियों के साइन हैं, मैं अभी आपको बुझवा देता हूँ, तमाम इत्तेहादियों के साइन हैं उसके ऊपर एक इनके PTI के अपने मेंबर के भी साइन है। इन्होंने दे वर स्टैंड बाय, कोविड के मरीज इन्होंने स्टैंड बाय पे रखे हुए थे कि अगर कोई डेस्परेट सिचुएशन है उनको ले आए। बल्कि सुबह के पैर मैंने असेंबली में ये कहा है, मैंने एश्योरेंस ली है असेंबली में कि यहाँ पे कोविड के जो हमारे साथी हैं, भाई बहन जो हैं, जो मरीज हैं, अल्लाह उनको शिफा दे, आप उनको, इनके पास नंबर्स नहीं थे। मैं आपको ये इस वक्त लाइन पे नहीं बता लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह नंबर इन्होंने इकट्ठे किए। इनके इमरान खान के पास में नहीं था। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर पिछले साल से इनके अपने नंबर कम थे, बट अपोजिशन के भी नंबर को इतने ज़्यादा नहीं थे कि इनके लिए कोई टफ टाइम क्रिएट होता। साथ में एक अहम बात आज वज़ीर आज़म ने कही है, 2 साल से ज़ाहिर है वो सरमाया कंपनी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, वो सारी की सारी बातें पीछे रह गई। उन्होंने कहा कि अब हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, PIA हो, पावर कंपनीज हो, रेलवेज़ हो, स्टील मिल हो। फाइनली 2 साल बाद अगर उनको इस बात का इदराक है तो ख्वाजा साहब मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप लोगों ने भी वही सियासत की जो तहरीक इंसाफ ने आपके साथ की थी, आप लोग प्रो प्राइवेटाइजेशन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के हामी रहे हैं, आप कहते हैं रिफॉर्म हो, स्टील मिल को आप लोग भी नहीं कर पाए, आप इसमें उनका साथ देंगे कम अज़ कम, इस पर आप भी सियासत करेंगे, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा इस? on record in the assembly कि आज से 15-20 रोज कबल मैंने तकरीर की थी और उसमें आई एम ऑन रिकॉर्ड कि वी आर कमिटेड टू प्राइवेटाइजेशन। हमने प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा PMLN ने की 97 से लेके 96 से लेके 99 तक, और उससे पहले 91 से लेके 93 तक।
तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे दौर में प्राइवेटाइज हुई। मैं बहुत बड़ा हामी हूँ कि जो अदारे ब्लीड कर रहे हैं, जो हैमरेज कर रहे हैं, जो अदारे जो हैं, उन अदारों को प्राइवेट सेक्टर में आप उनको डाउन साइज करें, उनको प्रिपेयर करें, विद इन 3-4 मंथ्स जो है आप उनको ऑफलोड कर दें। लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहूँगा शाहजेब कि मार्केट जब ठीक हो उस वक्त करें। आप एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त घुटनों के बल गिर चुकी हुई है। उसमें अगर आप पीआईए को बेचेंगे या अपने एयरपोर्ट्स अपने बेचेंगे, आउटसोर्स करेंगे, या आप होटल इंडस्ट्री में अपने होटल्स बेचने जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोई खैर खा आपकी कोई एटीएम जो है वो खरीद लेगी। ये सारी साजिश उसमें। मैं प्रिंसिपल बिल्कुल जो आपने कहा है मैं 100% उसको इंडोर्स भी करता हूँ, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ट्रांजैक्शन है। वैसे मगर आपने वक्त का कहा, ज़ाहिर है इंटरनेशनली टाइम अच्छा नहीं है, मगर साथ में पाकिस्तान का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। खसारा बहुत ज़्यादा है, टैक्स जमा हो नहीं रहा है, जितनी दिन डिले करेंगे उतने ज़्यादा पैसे इन इदारों में झोंकने पड़ेंगे। तो अगर कोई हुकूमत कोशिश करती है तो उस रिफॉर्म्स में आप कम से कम आपकी पोस्चरिंग ये हो कि हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं, आगे निकलिए, वरना तो मईशत इस तरह फंसी रहेगी। अगली हुकूमत जो भी आएगी, अगर आप इनसे ये चले भी जाएँ तो वो भी इसी तरीके से फंसी रहेगी, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट की प्राइस जो है वो ज़मीन पे के नीचे घुसी हो, यहीं बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंची हो, आप जाके मकान बेचेंगे? आपके पास का जो रियल एस्टेट है आप उससे बेचेंगे? लेट द मार्केट सर्वाइव। आप एयरपोर्ट भी आउटसोर्स करें, लेट द होटलिंग मार्केट सर्वाइव। स्टील मिल जो है इस तरह आप देखें, आपने यूटिलिटी स्टोर्स का क्या हाल किया, उसको लोगों को नवाजने के लिए देखें इन्होंने इतनी ज्यादा ऑब्लिगेशंस ली हुई हैं लोगों से, एटीएम से, अपनी जितनी भी इनकी एटीएम हैं या थी या अभी भी हैं, बेशुमार हैं अभी भी, उनसे इतनी ऑब्लिगेशन है। पेट्रोल की पहले किल्लत क्रिएट की है उन्हीं पेट्रोल पंप्स में, उधर रेट बढ़े हैं और धड़ाधड़ पेट्रोल जो है, पेट्रोल की नहरें और समुद्र बह रहा है। और पहले 10-15 दिन जो है लोग पेट्रोल के लिए रोते फिरते रहे हैं, लोटों के अंदर लोग पेट्रोल लेके जाते रहे हैं। तस्वीरें हैं, वीडियोस लगी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये डकैती नहीं है, ये चोरियां नहीं है, तो और क्या है? ये कौन सी शफाफियत है? ये कौन सी, अल्लाह ताला मुझे माफ करे तो बस इस्तग़फ़ार करिए, मदीने की रियासत है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। ये बिलियन ट्री सुनामी, ये BRT, ये चीनी, ये फॉर गॉड सेक प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मजहब को बीच में, मदीने की रियासत को बीच में ना लेके आए। हम सियासतदान जो हैं, हम खताकार लोग हैं, ना लेके आए मदीने की रियासत को। वो तो हमारा अल्टीमेट है, मदीने की रियासत जो है वो अल्टीमेट है, वो तो वजह कायनात है, उसको ना लेके आए, उसको प्लीज ना लेके आए। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज वज़ीर आज़म गुस्से में क्यों थे, -1 की बात उन्होंने क्यों की, अंदर की कहानी क्या है, मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इससे पहले ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हामिद मीर साहब सीनियर साहब भी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब ये अचानक हुआ क्या है? वज़ीर आज़म, ज़ाहिर है आपने कहा था कि इन्हें चाहिए कि अपने MPS MNS से मिलें, साथ में इत्तेहादियों से भी मिलें, MNS से मिले, इत्तेहादियों को दावत भी दी और फिर बजट भी पास हो गया। उसके बावजूद वज़ीर आज़म इतने गुस्से में, पहले कहा था, खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, आज कहने लगे कि माइनस हो भी गया तो कोई और नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ है? देखिए, कल जो बजट मंजूर हुआ तो उसमें बहुत से वुज़रा की और जो बाकी लोग थे, उसमें चीफ विप भी थे, इन सब की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी, इनको टास्क दिया गया था कि आपने कौमी असम्बली में कम से कम 172 लोग ज़रूर पूरे करने हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी थे जो बीमार थे और वो नहीं आ सकते थे, तो उनको निकाल दिया गया। तो ये तय था कि 172 लोग पूरे करने हैं, क्योंकि जब ये बहुत से जो इत्तेहादी हैं इन्होंने नाराज़ी शुरू की, जब इन्होंने अपनी शिकवे शिकायतें शुरू किए, तो वज़ीर आज़म को और उनके कुछ साथियों को एहसास हुआ कि शायद ये जो मामला है ये संगीन होता चला जा रहा है, बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन कल जो बजट मंजूर हुआ तो उसमें 160 थे, यानी कि जो हुकूमत के अपने मेंबर्स और उसके जो इत्तेहादी थे तो वो 160 थे, और जो सिंपल मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो 172 होती है। तो वो एक तो वो नंबर पूरा नहीं हुआ 172 का।
फिर ये जो बजट में जिन लोगों ने हुकूमत को वोट दिया, इसमें काफ लीग भी शामिल थी, जो सबको पता है नाराज है, प्राइम मिनिस्टर के डिनर में नहीं गए थे। फिर इसमें कुछ और भी लोग हैं जो कि कुछ वुज़रा की वजह से और आमिर डोगर जो चीफ विप हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी वजह से चले गए थे, लेकिन उनकी वज़ीर आज़म से अभी तक नाराज़गी जो है वो दूर नहीं हुई, या शिकवा शिकायत अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और उनके मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास हो गया कि उनकी जो कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी है वो ख़तरे में है, और कल बजट में जो नंबर सामने आया उसमें वो बिल्कुल सामने आ गई है। और अपोजिशन जो है उसके भी नंबर 119 था, लेकिन उनके भी को 8-10 मेंबर जो है वो कल मिसिंग थे। वो क्यों मिसिंग है इसका अपोजिशन के पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो उनके मेंबर हैं उन्होंने कल हुकूमत को वोट नहीं दिया। तो ये जो सूरत हाल है ये इमरान खान साहब के लिए तशवीशनाक सूरत हाल थी। पिछले बजट सेशन में उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, इस दफ़ा उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पिछले साल मिन्नत समाजत के बगैर उनका बजट मंजूर हो गया था, इस साल बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद उनका बजट मंजूर हुआ है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये आज कहना पड़ा कि अगर -1 हो भी गया तो जो नया आएगा वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उनको किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि कुछ इत्तेहादी जिन्होंने कल बजट में उनको वोट दे दिया, उनके इरादे ठीक नहीं हैं, वो उनके डिनर में आए और वहाँ से निकलकर वो काफ लीग के डिनर में चले गए। आज उन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन आज भी उनकी जो नाराज़गी है उसका इमरान खान साहब को एहसास है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज भी अगर इमरान खान साहब अख्तर मैंगल साहब को फ़ोन कर लें, चौधरी शुजात साहब को फ़ोन कर लें, खुद चल के उनके पास चले जाएं, तो उनके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उनका सारा इन्हिसार जो है वो परवेज़ खटक साहब पे है, स्पीकर कौमी असम्बली पे है, असद उमर साहब पे है। जो काम इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं वो उनके वज़रा नहीं कर सकते। सब अगर मामला ज़रा पार्टी के नाराज़ MNAs का या फिर इत्तेहादियों का था तो गुस्सा जो अपोजिशन पर आकर निकाला, तो और जो मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है से माइनस अगर कर भी दिया तो पार्टी में कोई और नहीं छोड़े तक का सफ़र 2 दिन में तय किया, तो अपोजिशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये माइनस वाली बात इत्तेहादियों ही की वजह से? ये जो उन्होंने कहा है ना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये शायद वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कुछ दिन से इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर वुज़रा जो हैं उनके नाम अंडर डिस्कशन है कि अगर इमरान खान ना हो तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, चलो अगर ये और ये ना हो तो फिर ये हो सकता है। तो 3 नाम कम अज़ कम ज़ेरे बहस ज़रूर हैं इस्लामाबाद में। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब को पता है कि उनके अलावा कोई और जो है वो कबूल नहीं है। अब इमरान खान साहब की इस वक्त जितनी भी मुश्किलात हैं वो मुश्किलात उनकी अपनी पॉलिसी से पैदा हुई हैं, उन्होंने खुद जो फैसले किए हैं उसकी वजह से पैदा हुई हैं। अभी तक उनके लिए अपोजिशन ने कोई मुश्किल पैदा नहीं की, अपोजिशन तो बजट सेशन में भी उनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर सकी। अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन जो है वो अपनी दोबारा सफ़बंदी कर रही है। एक APC की हम बात सुन रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी हम ये सुन रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर बात फ़िलहाल नहीं होगी, 18वीं तरमीम पर बात होगी, NFC अवार्ड पर बात होगी। तो अभी तक अपोजिशन का अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं है। अभी तक जो मुश्किलात पैदा हुई हैं इस बजट सेशन में भी जो आपको मुश्किलात नज़र आई, तो वो इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों को राज़ी नहीं कर सके, अपनी ही पार्टी के MNAs को राज़ी नहीं कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो जब तक अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करती और कोई एक अपनी ठोस मुअस्सर हिकमत अमली नहीं बनाती तो इमरान खान साहब को निकालना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही अपोजिशन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी और किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाएगी तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया, आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। PIA मज़ीद मुश्किलात में आ चुकी है, अब यूरोप नहीं जा सकती, पाबंदियाँ लग रही हैं, क्या सारा मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर सिविल एविएशन गुलाम सरवर खान के एक दावे ने दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स को मुतनाज़े बना दिया है। उस बयान की वजह से पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए एक बुरी खबर सामने आई है जो आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। PIA के लिए मसाइल पहले से थे, यूरोप में भी हो रहे थे और अब वो बढ़ गए हैं। PIA का अब कोई भी जहाज 6 माह तक किसी भी यूरोपीय मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह फैसला यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से सामने आया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि जो ख़त यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने PIA और पाकिस्तान की सिविल एविएशन को लिखा है उसमें बाकायदा गुलाम सरवर खान के बयान का जिक्र किया गया है।
अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से यूरोपीय एविएशन एजेंसी पाकिस्तानी एयरलाइंस के स्टैंडर्ड और टेक्निकल मामलात का जायजा ले रही थी और इस एजेंसी ने अपने खदशात से मुताल्लिक PIA को बता दिया था। 2019 में इस हवाले से PIA हुकाम से 2 मुलाकातें की गई और PIA को 6 फाइंडिंग्स दी गई जिस पर उन्हें अमल करना था। उनमें से 5 फाइंडिंग्स पर PIA ने अमल किया, लेकिन एक फाइंडिंग जो सेफ्टी मैनेजमेंट से मुताल्लिक थी उसमें तौसी के बावजूद अमल नहीं किया गया। यूरोपीय एविएशन एजेंसी का कहना है कि इन तमाम तर मामलात के अलावा एजेंसी को ये मालूमात मिली हैं कि पाकिस्तान के एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने 24 जून को पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक तहकीकात से मुताल्लिक बताया कि पाकिस्तान के 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं, जालसाजी पर मबनी हैं। एजेंसी के मुताबिक इन मालूमात को देखते हुए यूरोपीय एविएशन एजेंसी को पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस के मुसद्दिका होने पर खदशात हैं और आलमी स्टैंडर्ड्स के तहत पाकिस्तान एक स्टेट ऑपरेटर की हैसियत से अपने ऑपरेटर्स और जहाज़ों की निगरानी करने का अहल नहीं है। एजेंसी के मुताबिक इन वजूहात की बिना पर एजेंसी ने 26 जून को पाकिस्तान एयरलाइंस को परवाज़ मुअत्तिल करने से मुताल्लिक अपने इरादे से आगाह कर दिया था, जिसका 28 जून को पाकिस्तान एयरलाइन ने जवाब दिया जो गैर तसल्ली बख्श था। पाकिस्तान एयरलाइंस ने पायलट्स को ग्राउंड करने की भी बात की, लेकिन उससे एजेंसी के खदशात का इजाला नहीं हुआ। एजेंसी को लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस दुरुस्त नहीं हैं और एजेंसी का एतमाद ख़त्म हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ों को 6 महीने तक के लिए मुअत्तिल किया जाता है और इस दौरान अगर एजेंसी को मुतमईन किया गया कि तसल्ली बख्श इक़दाम किए गए हैं तो फैसले पर नज़रसानी हो सकती है। साथ ही पाकिस्तानी एयरलाइन के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक है। मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान की एविएशन को खत लिख दिया है और एमिरेट्स में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक करने का कह दिया है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ वियतनाम ने भी 12 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया था और मामला जाली लाइसेंसेस का था जो शुरू हुआ वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान के एक दावे से। पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि लाइसेंस जाली हैं, फिर कहा कि मुश्तबा हैं, फिर बताया कि अभी इनकी हेयरिंग होनी है। 2 उन्होंने पार्लियामेंट में तकारीर कर दी, 2 इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जाहिर है अगर लाइसेंस जाली हैं तो तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और हतमी फाइंडिंग्स के बाद लोगों के नाम आने चाहिए, मगर बजाय इसके कि हतमी कोई कार्रवाई होती, ये जो इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पर कि मीडिया ऑब्सेशन है, बार बार मीडिया पर आकर बात कर दी जाती है, यही वज़ीर एविएशन ने किया। पहले पार्लियामेंट में तकरीर करके कह दिया कि 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, फिर कहा मुश्तबा हैं और उसके अगले दिन PIA के चीफ ने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा कि हमें तो बता दें उनके नाम क्या है। मीडिया पर बात कर दी गई, उन्हें नाम नहीं बताए गए। उससे अगले दिन एक और ख़त लिखा कि अभी तक आपने नाम नहीं बताए। फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नाम जो है वो वेबसाइट पर जारी कर रहा है। हमने उसी रात को PIA के तर्जुमान को बुलाया तो उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास नाम नहीं। ये 25 तारीख को ख़त लिखा है, 24 तारीख को उन्होंने तकरीर की और ख़त में कह रहे हैं कि जी हमें लिस्ट दे दें। तो आप लोगों को कब मिली है लिस्ट? मिल गई है अब लिस्ट? अब उन्होंने कहा कि हमने एयर ब्लू और दूसरी एयरलाइंस को और PIA को दे दी है लिस्ट। अभी उनके मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहाँ से इशू हो गई है सिविल एविएशन से। हमें अभी तक सरकारी तौर पे वो रिसीव नहीं हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उन्हें भेज दिए तो अगली चंद मिनटों या चंद आधे पौने घंटे के अंदर होपफुली हमें एटलीस्ट उसका फैक्स या ईमेल उसकी रिसीव हो जानी चाहिए। PIA को नहीं बताया, 2 तकारीर कर दी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज वजीर आजम ने भी गुलाम सरवर खान का दिफा किया। या भी PIA की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते PIA की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानो खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। रिपोर्ट दबानी नहीं थी, कार्रवाई करनी थी, मगर बजाय इसके कि मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई जाती हैं और सारे पायलट्स अब मुश्तबा हो गए हैं और उनको ग्राउंड किया जा रहा है। ताहिर इमरान मियाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं। ताहिर इमरान मियाँ, बहुत शुक्रिया। तर ये एग्जैक्टली क्या मामला हुआ है यूरोप की तरफ से और इसमें कितना किरदार है इन हालिया बयानात का और ये मामला पहले से क्या चल रहा था? देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को ऑन किया, क्योंकि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने
पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर की है उसका गो हेड बराह रास्त इमरान खान साहब ने उसको दिया था। वजीर आजम के साथ कंसल्टेशन होती रही, जिसमें बिल आखिर वजीर आजम ने गुलाम सरवर खान से कहा कि वो इस मामले पर फुल जो है वो आगे तक जाएं और उसको खुलकर कौम के सामने रखें। तो इसमें जो अगर इल्ज़ाम लगता है, जो सारे आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर भी, सवाल उन पर भी लगता है कि क्या उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को देखा या नहीं देखा। जहां तक यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप की रिपोर्ट के ऊपर जो सारी बात हो रही है वो मेरे नज़दीक एक लेवल तक आधी है। जो सवाल उन्होंने रियासत पाकिस्तान पर उठाया है, उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि रियासत पाकिस्तान इंश्योर कर सकती है कि वो पायलट्स के लाइसेंसिंग और जिस तरह वो किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको इंश्योर कर सकती है। दूसरे नंबर पे उन्होंने सवाल उठाया कि रियासत पाकिस्तान जो ऑपरेटर है PIA जिसकी, उसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं कि वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को और एयरलाइन और ऑपरेटर्स को इंश्योर कर सकती है। यानी आपने लाइसेंसिंग के ऊपर एतराज उठा दिया, तो ये बुनियादी तौर पर एक तमाचा है सिविल एविएशन के ऊपर, उस सारे निज़ाम के ऊपर जिसके अंदर ये लाइसेंसेस जारी किए जाते रहे, ये मशकूक हरकतें जारी रहीं, और जिस निज़ाम ने मलबा अपने ऊपर से हटाने के लिए एक क्रैश रिपोर्ट की जगह पे ये सारा मामला पायलट्स के लाइसेंसेस की तरफ डाइवर्ट करने की नाकाम कोशिश की और बिलाखिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। वैसे मगर मुझे बताएगा कि अब ज़ाहिर है अगर पायलट्स के लाइसेंसेस मुश्तबा हैं, पहले तो उन्होंने जाली कह दिया, फिर मुश्तबा कहा, फिर PIA ने खुद ने बताया कि जी हमें तो अभी तक लिस्ट नहीं मिली है। हालांकि SOPs तो ये होने चाहिए थे, पहले एयरलाइंस को बताते कि भाई आप इन पायलट्स को तो नहीं उड़ा रहे, वो उड़ाते रहे। इसका तरीकाकार क्या हो सकता था? ज़ाहिर इस रिपोर्ट को दबाना तो कतई तौर पर नहीं था, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए थी, मगर सही तरीका क्या हो सकता था कार्रवाई का? शाहजेब, आपने अभी जो बात की थोड़ी देर पहले, मेरे नज़दीक बहुत मुनासिब बात है कि देखिए, दुनिया इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका मसला क्या है, दुनिया इस बात में इंटरेस्टेड है कि आप उसका हल क्या निकाल रहे हैं। अगर आप चीखें मारते रहें कि जी फलां बंदे को कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो उससे उस बंदे का कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको उसकी रेमेडी बननी चाहिए। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर वफाकी वजीर बराए हवाबाजी और वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि आप इसके ऊपर आराम से इन्वेस्टिगेशन करें, आप यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी को साथ लें, फेडरल एविएशन एजेंसी को साथ लें, आप IATA को साथ लें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पायलट्स को साथ लें, और एक इंडिपेंडेंट कमीशन कायम करें जो सारे मामले को रिव्यू करे, इन सब लोगों के टेस्ट दोबारा लें और सब लोगों के टेस्ट लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक रेक्टिफाई करें, दूध का दूध पानी का पानी करें, जो फ्रॉडिये हैं, जिन्होंने झूठ बोले हैं, जालसाजी की है, उनको निकालें, जो नहीं है। अब आपने सब कुछ एक लिम्बो में डाल दिया है। अब आपने तो सोचा कि पायलट्स जो हैं वो हम उनको गंदा करके चंद पायलट्स की बुनियाद पर मामले से हट जाएंगे, लेकिन अब आपका पूरा निजाम क्या, आपकी रियासत के ऊपर सवालिया निशान पड़ा हुआ है। अब तो लोग ये भी सवाल करेंगे कि जी पाकिस्तान जाने वाले जो जहाज हैं, क्या एयरपोर्ट्स पे सेफ्टी के सिस्टम ठीक हैं, क्या इंजीनियरिंग के सिस्टम्स ठीक हैं, क्या पायलट्स के जो ट्रेनिंग है वो ठीक है। तो ये तो एक पेंडोरा बॉक्स, मैंने आपके कहा था कि तूफान का रास्ता खोल दिया है उसने पिछले प्रोग्राम में, ये तूफान अभी शुरू हुआ है और ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस मामले को हुकूमत सही तरीके से हैंडल कर ले, क्योंकि हुकूमत पर बार बार यही तनकीद हो रही है। शुगर कमीशन का क्रेडिट ले लेते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती, चीनी 85 रुपये की है। पावर कमीशन की रिपोर्ट का क्रेडिट ले लेते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती। इसी तरीके से इस मामले में भी अब सब कुछ नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।